नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट की देश के किसानों को बड़ी सौगात। खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी। यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और डायमोनियम फॉस्फेट के लिए 38,000 करोड़ रुपए की दी जाएगी उर्वरक सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि का स्वप्न हो रहा है साकार। सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए एफपीओ के गठन का निर्णय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एफपीओ के आवंटन का लिया फैसला। आजादी के अमृत काल में सागर परिक्रमा की अमृत यात्रा फेज 5 के रूप में बढ़ रही है आगे। सागर परिक्रमा के दौरान बुधवार को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने करंजा गांव के मछुआरों को ई श्रम सर्टिफिकेट, केसीसी एवं क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड किए वितरित। देश के गणमान्य चखेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। जिले के कलेक्टरेट हॉल में लीची स्टॉक फोर्स की हुई बैठक। दिल्ली स्थित बिहार भवन में लगभग 1000 पेटी भेजने का निर्णय। जून के प्रथम सप्ताह में बिहार भवन पहुंचेगी लीची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2022-23 के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और खरीफ मौसम 2023 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए अनुमोदित एनबीएस दरों को मंजूरी देती है। एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से नियंत्रित है। सरकार ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और खरीफ सीजन 2023 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी गई है ताकि किसानों को रियायती कीमत पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें। सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले P&K उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और P&K उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। हमने फर्टिलाइजर का स्टॉक इस साल खरीफ सीजन के लिए 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया का हमारे पास आज के दिन में स्टॉक है, जो खरीफ में वो पर्याप्त मात्रा में है, जो देश का प्रोडक्शन को हम उसके साथ मिला दे तो 36 लाख मेट्रिक टन आज हमारे पास डीएपी पड़ा हुआ है। 45 लाख मेट्रिक टन हमारे पास एनपीके पड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के 150 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर वो खरीफ सीजन के लिए ऑलरेडी देश में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने तथा सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के गठन और संवर्धन द्वारा किसान सदस्यों को लाभ पहुंचाने के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के प्रयासों से सहकारिता क्षेत्र में 1100 एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को इन 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया है। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को भारत सरकार द्वारा 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही साथ क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को एफपीओ गठन के लिए प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी से लगभग 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। इस निर्णय से पैक्स, जो आमतौर पर अल्पकालिक ऋण और बीज, उर्वरक आदि के वितरण का कार्य करती हैं, अब अन्य कृषि संबंधित आर्थिक कार्यकलाप करने में भी सक्षम होंगी। एफपीओ योजना में पैक्स के एकीकरण से उन्हें कृषि उत्पादन इनपुट, कृषि उपकरण जैसे कि कल्टीवेटर, टिलर, हार्वेस्टर आदि की आपूर्ति तथा प्रसंस्करण जैसे कि अनाज की सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियों में अपने
कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में सहायता मिलेगी और इसके अतिरिक्त पैक्स, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसे उच्च आय अर्जित करने वाले उद्यम करने में भी सक्षम होंगी। ये पहल सहकारी समितियों को अवश्य बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने में भी सहायक होंगी और साथ ही इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में भी विविधता आएगी तथा आय के नए और स्थायी स्रोत उत्पन्न होंगे। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बुधवार को सागर परिक्रमा के दौरान करंजा गांव के मछुआरों को ई श्रम सर्टिफिकेट, KCC एवं QR कोड वाले आधार कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर रुपाला ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सागर परिक्रमा की अमृत यात्रा फेज 5 के रूप में आगे बढ़ रही है। पृथ्वी पर मानव अस्तित्व और जीवन के लिए स्वस्थ महासागर और समुद्र आवश्यक हैं। ये ग्रह का 70% कवर करते हैं और खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और जल प्रदान करते हैं। वह आजीविका, जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य तथा सुरक्षा जैसे उभरते, जटिल और आपस में जुड़े विकास के विषयों के लिए विशाल क्षेत्र प्रदान करते हैं। महासागर जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने और इसके प्रभाव में सुधार लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंद महासागर अपने तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा तथा आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची देश ही नहीं विदेशों तक अपने स्वाद के लिए मशहूर है। इस शाही लीची को GI टैग भी प्राप्त है। विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति चखेंगे। इसको लेकर जिले के कलेक्टर सभा कक्ष में लीची स्टॉक फोर्स की बैठक की और बैठक में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उड्डयन पद अधिकारी, कृषि पद अधिकारी एवं अन्य कई अधिकारियों को शामिल किया गया, जो मुजफ्फरपुर के काटी, मीनापुर, मुसहरी और बोचाह प्रखंड क्षेत्र से अच्छे फलों वाली शाही लीची के बागवानी को चिन्हित कर करीब 1000 पेटी बढ़िया लीची चुनकर दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजेंगे, जहां से देश के माननीयों के लिए यहां जून के प्रथम सप्ताह में लीची पहुंच जाएगी। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि पहले आओ पहले पाओ के नियम के अनुसार लीची लोड किया जा रहा है और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत रेलवे के माध्यम से ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची देश दुनिया की विभिन्न जगहों पर आसानी से पहुंच सके और किसानों को अच्छी आय हो सके। आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव शैलेश कुमार सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा की। निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास सचिव ने बैठक में भाग लिया। ग्रामीण विकास सचिव ने सभी पूर्ण अमृत सरोवरों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हितधारकों द्वारा गुणवत्ता की अंतिम जांच करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अधिकृत पद अधिकारियों को वरीयता के आधार पर जिले के एक अलग ब्लॉक से होना चाहिए। ऐसे सभी पूर्ण अमृत सरोवरों के लिए सोशल ऑडिट टीम तैनात की जाएगी, जहां सरोवरों का निर्माण और कायाकल्प महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कोष के माध्यम से या योजना के माध्यम से किया गया है, जिसमें सोशल ऑडिट लागू है। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मॉनसून के आगमन से पहले 10 जून 2023 तक सभी पूर्ण अमृत सरोवरों के भौतिक निरीक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाकर उचित आवश्यक कार्रवाई करें और कार्य में सुधार के लिए आवश्यक सुधार करें और चूक के मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मिशन अमृत सरोवर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को स्थायी जल स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें हर जिले से न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प होने की आशा है। मिशन के उचित दिशा निर्देश का पालन करते हुए 50,000 अमृत सरोवर का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगले 5 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म अवधि होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि अल नीनो और ग्रीन हाउस गैस के संयुक्त प्रभाव से तापमान बढ़ेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि
वैश्विक तापमान की 2027 तक वार्मिंग की 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने की अधिक संभावना है। और संस्था ने भविष्यवाणी की है कि 98% संभावना के साथ अगले 5 वर्षों में से कम एक गर्मी के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। और इसके चलते 2023 से 2027 की पूरी अवधि की अब तक के सबसे गर्म रिकॉर्ड होने की उम्मीद है। अब तक के सबसे गर्म 8 साल 2015 और 2022 के बीच दर्ज किए गए थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन में तेजी आने से तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है। 2015 के पेरिस समझौते में दुनिया के देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1850 और 1900 के बीच मापे गए तापमान को औसत स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और यदि संभव हो तो 1.5 सेल्सियस पर सीमित करने पर सहमति व्यक्त की। 2022 में वैश्विक औसतन तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.15 सेल्सियस अधिक था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूनेस्को के जरिए ग्लोबल जियो पार्क को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जियो हाइड्रो टूरिज्म की भारत में क्या स्थिति है और भारतीय पुरातन महत्व की जल संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को द्वारा वैश्विक स्तर पर जियो पार्क के संरक्षण के लिए न केवल कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि कई परियोजनाएं चलाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। इन्होंने पीएचडी और डीएससी जियोलॉजी में की है। ये भूगर्भ वैज्ञानिक है। आइए जानते हैं इनसे किस तरह वैश्विक स्तर पर जियो पार्क की स्थिति है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। सर, अगर बात करें जियो पार्क की, तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है और यूनेस्को द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क का एक कॉन्सेप्ट दिया, जो संपूर्ण विश्व के अंदर 177 जियो पार्क 177 इन 46 कंट्रीज 46 देशों के अंदर है। यूनेस्को इस पर लगातार निरंतर काम कर रहा है। अभी तक भारत के अंदर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क 0 है, एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, परंतु इसकी विपुल संभावनाएं हैं कि भारत में जियो पार्क बन सकते हैं। भारत में जियो पार्क को बढ़ाने की संभावनाएं, पर्यावरण संरक्षण की संभावनाएं, तो इसके लिए कौन कौन से प्रयास अभी करना बाकी है? जीएसआई ने यहाँ पर अपने देश के अंदर लगभग 32 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित कर रखे हैं, जिसके अंदर विभिन्न तरह की रचनाएं हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो उसमें 10 हैं। एकमात्र जोधपुर ऐसा जिला है जहां पर 2 जीएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, परंतु उनकी स्थिति अभी संरक्षण की नहीं है। वहां संरक्षण की आवश्यकता है। आपने डीएससी कर रखी, तो निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है आज जिस स्थिति में है वो सफिशिएंट है या इसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए? हाइड्रो जियो टूरिज्म ये विश्व की एक नई अवधारणा है, जो मेरे रिसर्च के समय हाइड्रो जियो टूरिज्म को एक विकसित की गई। जो परंपरागत जल स्रोत हैं, इनको बचाना होगा। इनको बचाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाइड्रो जियो टूरिज्म, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी, जियो मतलब अर्थ में जो पानी उपलब्ध है उसको टूरिज्म के रूप में प्रमोट करके अपन उन परंपरागत जल स्रोत को बचा सकते हैं। आपका जो शोध था उसका सार क्या है, और अगर राष्ट्र के व्यापक हित में हम देखें तो इसकी जो फाइंडिंग्स क्या निकली? मैंने जब शोध किया तो मैंने शोध स्टार्ट जोधपुर जिले से किया। तो मेरे थीसिस के अंदर मैंने 1000 परंपरागत और प्राकृतिक जल स्रोतों को लिपिबद्ध किया। मैंने रिसर्च में ये पाया कि जो वाटर बॉडीज की सोच थी, उनके पास जो वैज्ञानिक ज्ञान था कि किस तरह से यहाँ पर पानी मिलेगा, वहाँ गौमुख लगाया जाए, उसको हम पैलियो कंडुइट कहते हैं। दूसरी चीज उनका जो ज्ञान था। तीसरी चीज ये है कि जो वाटर बॉडी बनती थी तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनता था, जैसे आर्च लगती थी, तो आर्च कहाँ पे लगेगी, उसकी फिक्स जगह होती थी, गेट पे लगेगा। दीपक कहाँ पे होगा? जब पहले परंपरागत जल स्रोत बनता था, पूरा गांव एकत्रित होता था, मंगल गीत गाए जाते थे, जिस फावड़े से वो खुदाई होती थी उसकी पूजा होती थी, जहां पानी मिलता था वहां पर मांगलिक गुड़ का वितरण होता था, गांव की महिलाएं मांगलिक गीत गाती थी, रात्रि के समय दीपक होता था, लोग उस परंपरागत जल स्रोत पर जूते लेकर नहीं जाते थे। तो जल को देवता का रूप देकर जल की महत्वता को वैज्ञानिक पद्धति से समझाया गया। ये सब चीजें लुप्त होती गई, तो आज उस ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव सिंह राठौड़।
जिनका मानना है कि उन्होंने जो शोध और अनुसंधान किया है उसके आधार पर वो कह सकते हैं कि भारतीय जो पौराणिक जल संस्कृति है उसे न केवल आज सहेजने की जरूरत है, बल्कि जियो पार्क और हाइड्रो जियो टूरिज्म को बढ़ावा देकर पर्यटन के साथ साथ रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं के साथ प्रकृति को सहेजने की भी जरूरत है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अपने कौशल और जज्बे से दिव्यांग नित नई मिसाल कायम कर रहे हैं और इसी की जीती जागती मिसाल है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरौली उपखंड उपमंडल के तहत आने वाले भदसाली गांव के दिव्यांग किसान रमन कुमार। दिव्यांग होने के बावजूद रमन कुमार ने प्रगतिशील किसान बनकर युवाओं और विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। पेश है हमारी ये एक रिपोर्ट। दिव्यांग होकर भी खुद को दृढ़ता से जीवन में कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये मिसाल पेश की है हिमाचल प्रदेश के ऊना के भदसाली गांव के प्रगतिशील किसान रमन कुमार ने। आज रमन कुमार प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में स्थापित किसान के रूप में हर साल करीब 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। रमन खेतीबाड़ी का कार्य शुरू से किया करते थे तो वे केमिकल युक्त खेती करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब होती रही। रसायन युक्त खेती से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया और पालमपुर में इसका प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने करीब 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, जिससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई और कृषि की लागत में भी कमी आई। प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है, हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। साल 2018 में जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करवाया गया था। छोटे स्तर से लेकर अधिक दो कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं। मौजूदा समय में अकेले हरौली ब्लॉक में करीब 2000 किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। रमन कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर पूरी तरह से न केवल खुद को इस कारोबार में स्थापित किया है, बल्कि अपने साथ साथ कई और लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को धोराजी मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। खातेगांव, सूरतगढ़ और लखीमपुर मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती दर्ज की गई। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 16 मई को गेहूं का भाव रहा 2160 रुपए। 17 मई को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2105 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 मई को गेहूं का भाव रहा 2140 रुपए। 17 मई को इसके सौदे 38 रुपए बढ़कर 2178 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में हल्की तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 17 मई को गेहूं का भाव 3 रुपए बढ़कर 2075 रुपए से 2078 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 16 मई को गेहूं भाव रहा 2175 रुपए, जो कि 17 मई को 5 रुपए की मामूली तेजी के बाद 2180 रुपए पर पहुंच गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है।
जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को सूरत और लासलगांव मंडी में प्याज के सौदे के साथ हुए, वहीं काला पीपल मंडी में भाव नरम रहे, जबकि आजादपुर और लखनऊ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 मई को प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जो कि 17 मई को 50 रुपए उछलकर 950 रुपए पर पहुंच गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 16 मई को प्याज का भाव रहा 540 रुपए, जो कि 17 मई को 60 रुपए गिरकर 480 रुपए हो गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 16 मई को प्याज का भाव रहा 700 रुपए, जो कि 17 मई को 50 रुपए बढ़कर 750 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 16 और 17 मई को प्याज का कारोबार बिना किसी बदलाव के 969 रुपए पर हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 16 मई को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए, जो कि 17 मई को भी 1,150 रुपए पर टिका रहा। देश से होने वाली कुल सब्जियों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक बीते 11 महीने के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात महज 21,81,953 टन का हुआ था। यानी वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल सब्जियों के निर्यात में 8,18,249 टन की बढ़ोतरी हुई है। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुबह और शाम के समय ग्रीष्मकालीन धान और मूंग की कटाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ ये समय मूंगफली की खुदाई के लिए भी अनुकूल है। कोंकण में ही तैयार आम की तुड़ाई करते रहें। यहीं बागों में नमी बनाए रखने के लिए फलों के नए पौधों में घास, पराली या पॉलिथीन से मल्चिंग करें। इसके साथ ही सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण में ही खरीफ धान और सब्जियों की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में इस समय सूरजमुखी की कटाई के अलावा प्याज और मूंगफली की खुदाई कर ले। मध्य महाराष्ट्र में ही गन्ना और सब्जियों के अलावा अंगूर, केला, पपीता और अनार के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही केले के बागों में उनके पत्तों और घास के अलावा गेहूं, गन्ना और सोयाबीन के अवशेषों से मल्चिंग करें। मध्य महाराष्ट्र में ही तिल, मूंग और बाजरे की कटाई के अलावा सब्जियों की तुड़ाई करते रहें। यही 16 से 18 सप्ताह की हो चुके गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय मूंगफली की खुदाई के अलावा तरबूज, खरबूजा, आम और सब्जियों की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही तैयार मूंग, सूरजमुखी और तिल की कटाई के अलावा तरबूज, खरबूजा और सब्जियों की तुड़ाई जारी रखें। यही मौसम को ध्यान में रखते हुए खेतों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ की परती भूमि में खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही ये मौसम मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब देखते हैं कुछ और खास खबर में। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी आरंभ हो चुकी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए एक्सपो का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभाव का विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया है। मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। रिजिजू अब पृथ्वी और विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि सभी से चर्चा करने के बाद पार्टी ने यह फैसला किया है कि सिद्धरामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। नड्डा ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन और पूजन किया। दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और साथ ही दिल्ली पुलिस को 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।